नमस्कार दोस्तों, आपका आज की कक्षा में स्वागत है। दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो संधि का टॉपिक था और पिछली क्लास में हम स्वर संधि के जो भेद हैं, यण संधि और गुण संधि, उनका अध्ययन कर चुके हैं। आज की अपनी ये जो क्लास है, इस क्लास में हम स्वर संधि का जो आगे का भाग है, जैसे कहें वृद्धि संधि, उसकी चर्चा करते हैं और फिर उसके बाद अन्य जो बचे हुए भाग हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं अपन वृद्धि संधि की ओर। और वृद्धि संधि, तो हेडिंग डाल लीजिए वृद्धि संधि। वृद्धि संधि और वृद्धि संधि की जो परिभाषा है वो ये है, वृद्धि रेची। वृद्धि संधि की परिभाषा कौन सी है? वृद्धि रेची। वृद्धि रेची का अर्थ क्या है वो समझिए। इसका खुद का विच्छेद करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, वृद्धि ही प्लस एची। वृद्धि रेची, वृद्धि ही प्लस एची। अब इसका अर्थ क्या निकालना है? अर्थ आप ये निकालेंगे, यदि ए या आ के बाद एच प्रत्याहार, ए या आ के बाद एच प्रत्याहार का वर्ण, और एच प्रत्याहार का वर्ण जो है ना वो कौन सा है? ए, ओ, आई और औ, ये चार वर्ण हैं एच प्रत्याहार के वर्ण। ठीक है, तो अर्थ क्या करेंगे? ए या आ के बाद एच प्रत्याहार का वर्ण विद्यमान हो, एच प्रत्याहार का वर्ण विद्यमान हो तो दोनों वर्णों के स्थान पर, दोनों वर्णों के स्थान पर वृद्धि एकादेश हो जाता है। दोनों वर्णों के स्थान पर वृद्धि एकादेश हो जाता है। अब ये वृद्धि एकादेश की बात आ गई, मतलब वृद्धि वर्ण हो जाएगा। तो वृद्धि वर्ण कौन सा होता है उसके विषय में हम जानकारी करते हैं। मतलब सीधा सा अर्थ है वृद्धि संज्ञा। जैसे गुण संधि में अपन ने गुण संज्ञा की बात की थी, वैसे ही हम बात करते हैं वृद्धि संज्ञा की। वृद्धि संज्ञा, वृद्धि संज्ञा किसे कहते हैं? सुने, कौन से वर्णों की वृद्धि संज्ञा होती है? इसके लिए सूत्र आता है ये वृद्धि रादैच। वृद्धि रादैच, वृद्धि रादैच। इसका विच्छेद करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, वृद्धि ही प्लस आत प्लस ऐच। अब यहां पर आत जो वर्ण लिखा है उससे तात्पर्य तो हो गया आ, और ऐच जो लिखा है वो ऐच प्रत्याहार के वर्ण, मतलब कौन से? आई और औ। ये तीन वर्ण हो गए। आत ऐच का मतलब है आ, आई, औ, और वृद्धि का मतलब वृद्धि संज्ञा। जैसे गुण संज्ञा में कहा था अदेंग गुण है, अत एंग, अत का मतलब ए और एंग का मतलब ए ओ था, वैसे आत का मतलब आ है और ऐच का मतलब आई औ। तो कितने स्वर हो गए? तीन। गुण स्वर भी तीन और वृद्धि स्वर भी कितने? तीन। तो आप सीधा अर्थ यहां निकालेंगे। देखना, यहां अर्थ होगा आ, आई तथा औ। ये जो तीन वर्ण है, औ वर्णों की वृद्धि संज्ञा, वर्णों की वृद्धि संज्ञा होती है। अतः ये वर्ण वृद्धि संज्ञक वर्ण, वृद्धि संज्ञक वर्ण कहलाते हैं। वृद्धि संज्ञक वर्ण कहलाते हैं। तो ये जो तीन वर्ण आप ढूंढ रहे हैं, आ, आई और औ, ये जो तीन वर्ण हैं
इन तीनों वर्णों की ही वृद्धि संज्ञा है। इसका मतलब ये हो गया कि ए या आ के बाद एच प्रत्याहार, इन चारों में से अगर सा कोई सा वर्ण है तो दोनों वर्णों के स्थान पर वृद्धि वर्ण होगा, मतलब इनमें से वर्ण हो जाएगा। अब ये कहां पर होगा और कैसे होगा, इसको सरल भाषा में आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, वृद्धि संधि जो है, वृद्धि संधि, इसको सरल भाषा में आप ऐसे समझ सकते हैं। पहली शर्त क्या है, ए अथवा आ विद्यमान हो, उसके बाद में आ जाए ए। दूसरी शर्त, ए अथवा आ और उसके बाद में आए आई। तीसरी शर्त हो गई ए या आ और उसके बाद में होगा ओ। और चौथी शर्त अपने पास हो गई ए अथवा आ और उसके बाद में आना चाहिए अपने पास क्या, औ, ये वाली शर्त। तो दोनों वर्णों के स्थान पर वृद्धि वर्ण बनेगा। ठीक है ना। अब वृद्धि वर्ण कौन सा बनना है, या तो आई बनेगा या औ बनेगा। तो ए और आ के साथ में ए का निर्माण होगा तो दोनों के स्थान पर आई बन जाएगा, यहां पर भी आई बन जाएगा, यहां बन जाएगा औ और यहां बन जाएगा क्या, औ। ये आपके यहां इस रूप में जो है वो वृद्धि संधि होनी है। ए या आ के बाद में ए हो तो आई बनेगा, ए या आ के बाद में आई आ जाए तो भी आई बन जाएगा, ए या आ के बाद में ओ होगा तो औ बन जाएगा, ए या आ के बाद में औ होगा तो भी औ बनेगा। ये वृद्धि संधि है अपने पास। अब इनके एक एक उदाहरण लेते हैं। जैसे कृष्ण धन एकत्वम, देव धन ऐश्वर्यम, जल धन ओघ है, और अपने कहा कृष्ण धन औत्कंठ्यम। कृष्ण धन औत्कंठ्यम, ये उदाहरण आ गए। अब देखो कृष्ण धन एकत्वम जो लिखा है उसमें कृष्ण में तो है ए और एकत्वम में है ए। तो ए के बाद ए आ गया तो ए और ए मिलकर के आई बन जाएगा। तो रूप जो बनना है यहां वो ये रहेगा, कृष्ण आई की मात्रा लगा दो कत्वम, कृष्ण आई कत्वम। ठीक है। देवधन ऐश्वर्यम, ए और आई मिलकर के आई बन जाएगा तो रूप ये रह जाएगा देवैश्वर्यम, देवैश्वर्यम। इसी प्रकार जलधन ओघ है तो रूप बनेगा जलौघ है, ये वाला। कृष्ण धन औत्कंठ्यम तो रूप बन जाएगा कृष्णौत्कंठ्यम, कृष्ण धन औत्कंठ्यम, रूप बन जाएगा कृष्णौत्कंठ्यम। तो ए या आ के बाद में ए आ गया तो आई बन जाएगा, आई आ गया तो भी आई बनेगा, ए या आ के बाद में ओ अथवा औ आ जाए तो दोनों की जगह क्या बन जाएगा, औ बन जाएगा। ठीक है। अब इसके कुछ अन्य उदाहरण और लेते हैं। जैसे उदाहरण लिखते हैं इसके, एक ऐक है, एक ऐक से है, अद्यैव, अधुनैव, सैव, विद्यैव, विनैव, विज्ञानस्यैव,
इसी प्रकार सदैव तथैव यथैव नैव चैव तेनैव केनैव तृतीयैव एकयैव इसी प्रकार आगे लिखें प्रथमैक वचनम तृतीयैक वचनम। इसी प्रकार और उदाहरण अपन लिखें लतयैव ऐसे कोई सा भी उदाहरण आ जाए, ठीक है ना। इसी प्रकार आगे के उदाहरण लिखते हैं। जैसे अपन ने कहा कंठौष्ठ है, दंतौष्ठ है, बिंबौष्ठ है, बिंबौष्ठ है, ठीक है। इसी प्रकार अपन बात करें परमैश्वर्यम, महेश्वर्यम, कृष्णैश्वर्यम, ठीक है। इसी प्रकार गंगौघ है, यमुनौघ है, तवौदार्यम, ममौदार्यम, ठीक है। ऐसे ही वनौषधि, परमौषधि, महौषधम, तथौत्सुक्यम, तथौत्सुक्यम, ठीक है। इस प्रकार ये बहुत से अपने पास उदाहरण हैं। यथैव तथैव सदैव ये सारे इसी के ही हैं, ठीक है ना। अब इनका हम विच्छेद करते हैं। सबसे पहले है एकैक है। देखिए एक बात, आपको विच्छेद कहाँ करना है, जहां ऐ की ध्वनि दिखाई दे या आपको औ की ध्वनि जहां दिखाई दे रही है, शब्द को वहां से तोड़ दीजिए, शब्द को वहां से तोड़ लीजिए। ऐ की ध्वनि आ रही है, इसका मतलब शब्द को हम यहां से तोड़ेंगे। तो एक धन एक, ये हो गया एकैक है। ऐसे ही इसका हो जाएगा एक धन एक से है। अद्यैव, अद्य धन एव, अधुनैव, अधुना धन एव, सैव, सा, सा धन एव, विद्यैव,
विद्याधन एव, विनैव विनाधन एव, विज्ञानस्यैव विज्ञानस्य धन एव, ऐसे। इसी प्रकार सदैव, सदा धन एव, तथैव तथा धन एव, यथैव यथा धन एव। इसी प्रकार नैव न धन एव, चैव च धन एव, तेनैव तो तेन धन एव। इसी प्रकार केनैव तो केन धन एव, तृतीयैव तो तृतीय धन एव, या आप ऐसे कहेंगे तृतीया धन एव। तृतीय के साथ तो विसर्गत है ना, तो तृतीया धन एव, और एकयैव एकया धन एव। ठीक है, इस प्रकार। आगे अगला जो उदाहरण है, प्रथमैक वचनम, तो प्रथम नहीं होता, प्रथमा होती है, तो प्रथमा धन एक वचनम, प्रथमा धन एक वचनम। तृतीय एक वचनम तो हो जाएगा तृतीया, तृतीया धन एक वचनम। विभक्तियों के पढ़े थे ना, शब्द रूपों में विभक्तियों के नाम। लतयैव शब्द रूपों में पढ़ा था, रमा का रमया, लता का लतया, तो ये लतया हो गया, लतया धन एव। कंठोष्ठ है, कंठ धन ओष्ठ है। दंतोष्ठ है, दंत धन ओष्ठ है। बिंबोष्ठ है, बिंब धन ओष्ठ है, ऐसे। परमैश्वर्यम, परम धन ऐश्वर्यम। महेश्वर्यम, महाधन ऐश्वर्यम। कृष्णैश्वर्यम, कृष्ण धन ऐश्वर्यम, कृष्ण ऐश्वर्यम। इसी प्रकार गंगोघ है, गंगा धन ओघ है। यहां जो रूप बनेगा वो ये होगा, गंगा धन ओघ है, ये बन जाएगा गंगा धन ओघ। यमुनोघ, इसी प्रकार बता लीजिए, यमुना धन ओघ है। ओघ का मतलब प्रवाह क्षेत्र, मुहाना। तव औदार्यम, तो तव धन औदार्यम, तव धन औदार्यम। मम औदार्यम, तो मम धन औदार्यम। इसी प्रकार वनौषधि, वन धन औषधि, वनौषधि। परमौषधि, परम धन औषधि, ऐसे परमौषधि। ठीक है, अगला उदाहरण है महौषधम, महाधन औषधम। इसी प्रकार तथौत्सुक्यम, तथा धन औत्सुक्यम। इसी प्रकार अगला उदाहरण लेते हैं, राजैष है, राजैष है। ठीक है, तो यहां विच्छेद क्या होगा, राजा धन एस है, राजैष है। राजधन ऐसे नहीं, राजा धन ऐसे है, ऐसे है राजा, यह राजा है, इस रूप में। तो ऐ और औ की ध्वनि आपको जहां सुनाई देगी
मतलब ए या आ के बाद में ए या आई होगा तो आई बनेगा, और ए या आ के बाद में ओ या औ होगा तो औ बन जाएगा, और वहीं पर संधि होगी जो वह होगी कौन सी, वृद्धि संधि। ठीक है, वृद्धि संधि के ये अपन ने कुछ उदाहरण लिखे। अब देखिए यहाँ पर रीट का लेवल ये बहुत अधिक है, रीट में ऐसे ही प्रश्न है, लेकिन चलो कुछ अपवाद स्वरूप उदाहरण भी हैं। कुछ अपवाद स्वरूप जो उदाहरण हैं, जो गुण संधि आदि के अपवाद हैं जिनमें वृद्धि संधि मानी जाती हैं, उनकी चर्चा हम यहाँ संक्षिप्त रूप में कर लेते हैं। वैसे रीट में इनका अधिक रोल नहीं है, जो अपवाद स्वरूप जो उदाहरण है उनका। फिर भी मान लो आप ऐसे कहते हैं कि सर अपठित गद्यांश पद्यांश आएगा, उसमें बाई चांस जो अपवाद हैं उनका यदि कोई उदाहरण आ जाए तो जो अपवाद स्वरूप है जिनको गुण आदि संधि के अपवाद मान रहे हैं, हम उनकी यहाँ चर्चा कर लेते हैं। तो इसके जो विशेष नियम हैं, वृद्धि संधि के विशेष नियम, उनकी चर्चा अब कर लेते हैं। वृद्धि संधि के विशेष नियम व उदाहरण। वृद्धि संधि के विशेष नियम या उदाहरण जो हैं वे कौन कौन से हैं, उनकी चर्चा करते हैं। नंबर 1, सूत्र तो आपको परीक्षा में पूछा नहीं जाना है, मैं आपको बार बार बता दूं, आपको परीक्षा में, रीट की परीक्षा में आपसे सूत्र नहीं पूछे जाने हैं संधि के। क्यों नहीं पूछे जाने? क्योंकि उसमें ये कहा गया कि अपठित जो गद्यांश और जो पद्यांश आएगा, पैराग्राफ और श्लोक आएगा, उसमें संधि का प्रश्न आएगा, और उसमें संधि का प्रश्न आएगा इसलिए हो सकता है आपको संधि विच्छेद पूछे, या हो सकता है आपको संधि का नाम पूछे। इसलिए सूत्रों को तो रटने की आपको ज्यादा कोई जरूरत नहीं है, इसके सूत्रों से तो पूछना नहीं है। लेकिन फिर भी यदि आप कहें सर सूत्रों से जल्दी याद होते हैं, तो इनके जो सूत्र हैं, नियम है, जो मैं बताता चलता हूं, बाकी आप इनके उदाहरण याद रख लेना। एते धत्यूटसु, पहला नियम ये है एते धत्यूटसु, इसको आप ये ध्यान रखना, अवर्णांत उपसर्ग के बाद एति अथवा एदते, अवर्णांत उपसर्ग के बाद एति अथवा एदते धातु हो या ए या आ के बाद ऊहे शब्द विद्यमान हो, ऊहे शब्द विद्यमान हो तो वृद्धि संधि मानी जाती है। तो इसके जो उदाहरण है ना, वो अलग से आप ध्यान रख लेना, बाकी सूत्रों को रटने की जरूरत नहीं है। जैसे आप उदाहरण ऐसे लिखेंगे, उप प्लस एति या उप प्लस एदते, ऐसे कोई सा भी उदाहरण दे, एति और एदते को ध्यान रखेंगे। प्रे प्लस एति, प्रे प्लस एति, प्रे प्लस एदते, ऐसे एति और एदते को ध्यान रखना है बस, और साथ में उपसर्ग आएगा जिसके अंत में ए आएगा। ठीक है, तो एति और एदते ये धातु आए तो वृद्धि संधि कर देना, और ए और ए मिलकर के आई बन जाएगा, और आई बनेगा तो यहाँ जो रूप बनना है वो ये बन जाएगा उपैति, उपैति, यहां बन जाएगा उपैदते। ठीक है भाई, ऐसे ही इसका बन जाएगा प्रैति और प्रैदते। अब एक था ऊहे शब्द का, ऊहे शब्द का उदाहरण, जैसे ऊहे का उदाहरण इसमें ये है, पृष्ठ प्लस ऊहे, पृष्ठ प्लस ऊहे। अब देखो यहां पर ये गुण संधि का अपवाद हो गया। कैसे? पृष्ठ के अंत में ए है
और उ है के आरंभ में उ है, तो ए और उ मिलकर के तो ओ होना चाहिए था। इसका मतलब ये गुण संधि का उदाहरण लग रहा है, लेकिन ये गुण संधि का अपवाद है। इस नियम से वृद्धि संधि करेंगे, और वृद्धि संधि करेंगे तो ए और उ मिलकर के ओ नहीं करोगे, ए और उ मिलकर के ओ नहीं करना है, फिर क्या करना है, यहाँ औ करना है। और औ करेंगे ना तो रूप ये होगा यहाँ पर पृष्ठौ है। रूप क्या बन जाएगा, पृष्ठौ है। ये गुण अपवाद है, गुण अपवाद, गुण संधि का अपवाद है। रूप करेंगे यहाँ पृष्ठौ है। ठीक है, तो पहला जो विशेष नियम है उसके उदाहरण है कि अवर्णांत उपसर्ग के बाद एति या एदते होगा, या फिर ए के बाद में ऊ है आ जाए तो आप वहां वृद्धि संधि करेंगे। पहला नियम, 7 नियम है विशेष उदाहरणों के, तो एक नियम तो ये हो गया एते दत्युत्सु। नंबर 2 दूसरा नियम, दूसरा नियम निकालते हैं इसका। स्वादि रे ऋणो हो, स्वादि रे ऋणो हो, ये दूसरा नियम है। इसका विच्छेद करेंगे तो ऐसे होगा, स्वे धन आदि धन ईर धन ईऋणो हो। देखो इसका मतलब क्या हो गया, आदि का मतलब तो आरंभ में पहले, पहले तो क्या होना चाहिए, स्वे, और उस स्वे के बाद में ईर या ईरिन शब्द होना चाहिए। तो सीधा सा अर्थ क्या लिखेंगे इसका, इसका अर्थ ये होगा कि स्वे शब्द के बाद, अर्थ ये लिखना है इसका, स्वे शब्द के बाद ईर, ईरी या ईरिणी, ईर, ईरी या ईरिणी विद्यमान हो, विद्यमान हो तो वृद्धि संधि, वृद्धि संधि मानी जाती है। जैसे उदाहरण के द्वारा आपके पास उदाहरण ये हैं, स्वे धन ईर है, स्वे धन ईरी और स्वे धन ईरिणी। ऐसे ये जो ईरी है ना, इसको अपन स्वे धन ईरिन भी कह सकते हैं। स्वे धन ईरिन, मूल शब्द ईरिन है और इसका पुल्लिंग में बनता है ईरी, है ना, तो इसको आप ऐसे भी कह सकते हो। अब इनसे मिलने वाले जो पद हैं, बनने वाले जो हैं, तो यहाँ तो ए और ई मिलकर के गुण संधि में तो ए होता है ना, तो ये अपवाद है गुण संधि का, और इस नियम से उसमें वृद्धि संधि मानेंगे। तो ए और ई मिलकर के ए नहीं करेंगे, आई करेंगे, और आई करेंगे तो रूप बन जाएगा यहाँ स्वैर है, यहाँ बन जाएगा स्वैरी, यहाँ बन जाएगा स्वैरिणी, और यदि इसको हम करें तो यहाँ बन जाएगा ऐसे स्वैरिन। ठीक है ना, ये इस तरह। ये चारों के चारों उदाहरण हैं। चलो इसको नीचे लिख लेते हैं, स्वे धन ईरिन, स्वे धन ईरिन, तो रूप बनेगा स्वैरिणी, तो स्वैरिन ऐसे। तो ये जो सभी उदाहरण हैं वो किसके अपवाद हैं, गुण अपवाद हैं। ये गुण संधि के अपवाद हैं, और यहाँ जो संधि मानी जाती है वह संधि मानी जाती है कौन सी, वृद्धि संधि। तो दूसरे उदाहरणों में फिक्स हैं। आप ये जो ईर शब्द से बनने वाले जो हैं इनको याद रख लेना अलग से। ये शब्द आए तो आपको विच्छेद इस रूप में करना है। संधि का नाम पूछे तो आप वृद्धि संधि बताएंगे। ठीक है, ऐसे ही। उसके बाद अगला तीसरा नियम, तीसरा जो विशेष नियम है या उसके जो उदाहरण हैं उनकी चर्चा करते हैं। नंबर 3, अक्सादुहिन्याम उपसंख्यानम,
अक्षादुहिन्याम उपसंख्यानम, इसका विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा अक्षात उहिन्याम उपसंख्यानम, अक्षात उहिन्याम उपसंख्यानम। अब अक्षात उहिन्याम उपसंख्यानम से मतलब क्या है? उहिन्याम जो शब्द है ना, वो तो नदी की तरह चला हुआ है, नदी का नद्याम, उहिनी का उहिन्याम, और अक्ष शब्द राम की तरह, जैसे राम का रामात, अक्ष का अक्षात, फल का फलात, ऐसे, ठीक है ना। पुल्लिंग नपुंसक लिंग में तृतीय से सप्तमी तक एक समान होते हैं। तो राम का रामात है तो अक्ष का बन गया अक्षात, नदी का नद्याम तो उहिनी का उहिन्याम। तो अर्थ क्या निकालोगे? अक्ष शब्द के बाद उहिनी शब्द होने पर, यहां पर ये हो गया अक्ष, पहला शब्द कौन सा दे दिया? अक्ष, और दूसरा कौन सा है? उहिनी। तो अक्ष शब्द के बाद, अक्ष शब्द के बाद उहिनी शब्द होने पर, ये दोनों फिक्स कर रखे हैं, एक तरफ तो कर रखा है अक्षर, एक तरफ कर रहा है उहिनी। अक्ष शब्द के बाद उहिनी शब्द होने पर वृद्धि संधि होती है, वृद्धि संधि मानी जाती है। इसका मतलब सीधा सा उदाहरण आ गया अपने पास, अक्ष धने अक्ष धने उहिनी। अब फिर से वही तरीका हो गया, अक्ष के अंत में तो ए है, उहिनी के आरंभ में ऊ है, तो ए और ऊ मिलकर के गुण संधि में ओ बनता है। लेकिन ये जो नियम है वो गुण संधि का अपवाद कर देगा, रोक देगा और कहेगा अक्ष के बाद उहिनी आ गया तो ए और ऊ मिलकर के ओ नहीं बनेगा, वृद्धि संधि होगी, वृद्धि करेंगे तो औ करेंगे, और जैसे ही औ करेंगे तो यहाँ जो रूप बन जाएगा वह बन जाएगा अक्षौहिणी। अब ये जो न है ना, इस न का भी क्या हो जाएगा? न जो है क्षय के कारण जो है इस न का न हो गया। क्षय में क और से मिला है ना, क और से बना है क्षय, तो इसी कारण न के स्थान पर क्या कर दिया? न। ये शब्द रूपों में अपन ने पढ़ा था, यदि शब्द में री रे से विद्यमान हो तो उस शब्द में जो न है उसका न, ये बताया हुआ है आपको, ठीक है ना। शब्द रूपों में अपन ने चर्चा की थी, से का और न का प्रयोग जो है वहां पर, ठीक है ना। तो आपने कहे अक्षोहिणी में जो क और से है तो क्षय आ गया, इसलिए न का न हुआ है, तो अक्ष प्लस उहिनी से शब्द हो जाएगा अक्षोहिणी। ये भी जो है वह गुण अपवाद है। कौन सी संधि का अपवाद है? ये गुण संधि का अपवाद है, ठीक है। ये तीसरा विशेष नियम। चौथा जो विशेष नियम है उसकी चर्चा, नंबर 4, प्रादुहोडो ढैशैशेषु, प्रादुहोडो ढैशैशेषु, इसका अर्थ क्या है वो समझना। ढैशै प्रादुहोडो ढैशैशेषु, प्रादुहोडो ढैशैशेषु, ठीक है। इसका अर्थ निकालते हैं, पहले तो इसको विच्छेद करते हैं। प्रात प्लस ऊ है, ऊढ़, ऊढ़ी, एश्य और एसेसु, ये ऐसे हैं। यहां शब्द लिखा है प्रात। प्रात का मतलब है प्रे से प्रे के बाद, मतलब सबसे पहले तो आपके पास शब्द फिक्स कर दिया, उपसर्ग फिक्स कर दिया, कौन सा? प्रे। प्रे के बाद में फिर क्या होना चाहिए? ऊ है, ऊड, ऊडी, एश्य अथवा एसेसु। एसेसु में मूल शब्द कौन सा है? एस। तो प्रे उपसर्ग के बाद
ऊ है, ऊड, ऊडी, एस्य अथवा एस विद्यमान हो तो भी आप कहेंगे वृद्धि संधि मानी जाती है। तो सीधा सा अर्थ ये लिखना, प्र उपसर्ग के बाद, प्र उपसर्ग के बाद, अब ये शब्द एक साथ लिखते चलेंगे, ऊ है, ऊड, ऊढ़ी, एस्य अथवा एस विद्यमान हो, विद्यमान हो तो वृद्धि संधि मानी जाती है। वृद्धि संधि मानी जाती है। उदाहरण देखिए इसका। उदाहरण में अपने पास आ गया सबसे पहले तो प्र, प्र के बाद में क्या होना चाहिए, ऊ है, ठीक है। इसी प्रकार प्र, फिर उसके बाद ऊड, प्र, उसके बाद ऊढ़ी, ठीक है। फिर उसके बाद में कहा प्र, उसके बाद एश्य और आ गया प्र और उसके बाद एस है। इस रूप में अगर आगे तो आप वहां पर वृद्धि संधि बताना। तो यह तो ये तो तीनों तो गुण संधि के अपवाद हैं और ये जो दो हैं वो पररूप संधि के अपवाद हैं, जो आगे आएगी पररूप संधि। तो यहाँ ए और उ मिलकर के ओ नहीं करना है, गुण संधि में तो ओ ही होता है, लेकिन इस नियम के अनुसार वहां वृद्धि संधि कर देंगे और वृद्धि संधि करेंगे तो रूप ये बन जाएगा, प्रो है, प्रौढ़ है, यहां बनेगा प्रौढ़ी। ये जो तीनों उदाहरण हैं वो तो हैं गुण अपवाद, ठीक है। और यहां बन जाएगा प्र प्लस एश्य से प्रैश्य, प्र प्लस एस है, ये बन जाएगा प्रेस है। ये जो दोनों उदाहरण हैं वो है पररूप अपवाद, पररूप अपवाद। और गुण संधि में मैंने एक उदाहरण लिखाया था आपको, उसका ध्यान देना। मैंने ये उदाहरण लिखाया था प्र प्लस ऊढ़वान। अगर ये शब्द आ गया तो रूप गुण संधि ही बनेगी और रूप बन जाएगा प्रौढ़वान। यहां संधि बताएंगे कौन सी, गुण संधि। इसी प्रकार प्र प्लस ऊढ़वती, प्र प्लस ऊढ़वती या ऊढ़वत, तो रूप बन जाएगा प्रौढ़वती। तब भी कौन सी संधि, गुण संधि। इनको आप विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, इनका हमें विशेष ध्यान रखना है। ये जो मैंने उदाहरण लिखे हैं इन उदाहरणों को आप ध्यान से रखना, ये गुण संधि के उदाहरण हैं, ठीक है भाई, इनका आपको ध्यान रखना है। ये मैं अलग से इंगित कर देता हूं इनको, आप इनका विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना इनका। ओके, प्र प्लस ऊढ़वान, प्र प्लस ऊढ़वती, यहाँ आप गुण संधि बताएंगे। बाकी ये जो उदाहरण है वो वृद्धि संधि के हैं। क्लियर। 4 विशेष नियम हो गए। 5वें विशेष नियम की बात करते हैं। पांचवा विशेष नियम, उपसर्गा धृति, ये धृति है भैया,
उपसर्गादृति धातु, उपसर्गादृति धातु, इसका संधि विच्छेद करेंगे। उपसर्गात प्लस रीति धातु, ऐसे उपसर्गात रीति धातु। अब इसका अर्थ आपको, उपसर्गात का मतलब है उपसर्ग से परे, मतलब अवर्णांत उपसर्ग के बाद, और रीति धातु का मतलब री से शुरू होने वाली धातु। अर्थ क्या हुआ, ये हुआ अवर्णांत। अवर्णांत से मतलब क्या है, जिसके अंत में ए हो, ऐसा। अवर्णांत उपसर्ग के बाद, अवर्णांत उपसर्ग के बाद री से शुरू होने वाली, जिनको ऋकारादि कहते हैं, री से शुरू होने वाली धातु हो, धातु हो तो वृद्धि संधि, वृद्धि संधि मानी जाती है। अवर्णांत उपसर्ग के बाद री से शुरू होने वाली धातु हो तो वृद्धि संधि मानी जाती है। जैसे उदाहरण से समझिए, आप उदाहरण से समझिए। मैं आपके सामने एक उदाहरण लिख रहा हूं, प्रे प्लस रिच्छति, ये आ गया प्रे प्लस रिच्छति। दूसरा उदाहरण ले लीजिए, जैसे उप प्लस रिच्छति, ठीक है ना। जैसे अव प्लस रिच्छति, ऐसे उदाहरण आ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन ने ये कहा उपसर्ग में ए होना चाहिए लास्ट में, तो अवर्णांत उपसर्ग आ गया। फिर री से शुरू होने वाली धातु, पठती रिच्छति धातु रूप है ना, तो री से शुरू होने वाली धातु आ गई। अब देखो यहाँ पर ये विशेष नियम क्यों है, गुण संधि में ये पढ़ा था ए या आ के बाद री होता है, ध्यान से समझना। गुण संधि में ये पढ़ा था ए या आ के बाद अगर री होता है तो दोनों की जगह क्या होता है, अर। गुण संधि में अर होता है ना। अब ये कहता है कि ए जो है वो उपसर्ग का आ जाए और री है जो धातु का आ जाए, तो गुण संधि नहीं करनी है, फिर कौन सी करनी है, वृद्धि करनी है। अब अर बनता है तब तो गुण संधि होती है, तो वृद्धि संधि में अर नहीं बनेगा, वृद्धि में अर की जगह क्या बन जाएगा, आर बन जाएगा। तो आप यहां देखें कि ए और री मिलकर के अर के स्थान पर आर, वृद्धि करनी है ना तो आर करेंगे। अर देखो, अर जो होता है ना, अर ये तो होता है गुण, और अपन बात करें अर के स्थान पर क्या, आर, ये होती है क्या, वृद्धि, ठीक है ना। गुण और वृद्धि में ये ध्यान रखें, ये तो है गुण और ये है वृद्धि, इस रूप में आप दोनों को पहचान लें। अर है तब तो गुण है, आर है तब क्या है, वृद्धि। तो अब देखो यहां पर हमें करनी कौन सी संधि है, वृद्धि संधि करनी है, और वृद्धि संधि करेंगे तो रूप ये हो जाएगा प्रार्छति, आर कर दो प्रार्छति। इसी प्रकार यहां क्या बन जाएगा, उपार्छति, यहां बन जाएगा अवार्छति, ऐसे। ये बना कैसे, देखो प्रे, फिर आर और फिर छति, ऐसे है। यहां से ए निकाल दिया और यहां से री निकाल दिया और दोनों की जगह कौन कर दिया, आर। अब ये करेंगे तो प्रे में तो आ मिलेगा, तो ये तो बन गया प्रा, और रे आधा है, आगे व्यंजन है, तो जो व्यंजन है उसके ऊपर लगा दो रे को, और फिर रूप बन गया प्रार्छति। ये ऐसे बना है, तो ऐसे ही उपार्छति अवार्छति ये बन गया। तो ये विशेष नियम क्या कह रहा था, अवर्णांत उपसर्ग के बाद री से शुरू होने वाली, किससे शुरू होने वाली, री से शुरू होने वाली धातु हो तो वृद्धि संधि होगी। और ये जो तीनों के तीनों उदाहरण हैं वो आप कहेंगे ये भी कौन सी संधि के अपवाद हैं, गुण संधि के अपवाद, मतलब डायरेक्ट तो गुण अपवाद हैं, ये भी गुण संधि के अपवाद हैं, जिनमें संधि मानी गई है कौन सी, वृद्धि संधि, ठीक है। तो 7 मैंने विशेष नियमों की बात कही थी, जिसमें 5वां ये विशेष नियम आ गया। छठा विशेष नियम जो है उसकी चर्चा और कर लें। छठा नंबर 6, नंबर 6 जो विशेष नियम है वो ये है, प्रे वत्सतर
कंबल वसनारण दशानाम ऋणे। प्रवत्सतर कंबल वसनारण दशानाम ऋणे, ये जो है इसमें जो जो शब्द दे रखे हैं वो ये हैं। एक तो इसमें दे रखा है प्र, एक है वत्सतर 2, फिर आ गया कंबल 3, फिर है वसन 4, फिर है ऋण 5, और फिर है 10 6, और फिर है ऋण 7। ये क्या कहना चाह रहे हैं? अब इसका अर्थ निकालते हैं, पूरे का अर्थ निकालते हैं। यदि प्र वत्सतर कंबल वसन ऋण अथवा 10 शब्द के बाद ऋण शब्द विद्यमान हो, ऋण शब्द विद्यमान हो, ऋण शब्द विद्यमान हो तो वृद्धि संधि मानी जाती है। ये ध्यान देंगे। पहले शब्द फिक्स करके प्र वत्सतर कंबल वसन ऋण और 10, और बाद वाला जो शब्द फिक्स करका है वो है ऋण। इसका मतलब सीधा सा अर्थ ये निकाल लीजिए, प्र प्लस ऋणम वत्सतर प्लस ऋणम, इसी प्रकार कंबल, उसके बाद में ऋण, वसन, उसके बाद में ऋण, 10, उसके बाद में ऋण, ऐसे शब्द आ जाए। ठीक है। प्र वत्सतर कंबल वसन ऋण, एक शब्द रह गया ऋण, ऋण के बाद में भी ऋण, और उसके बाद में भी क्या आ जाए? ऋण आ जाए। अगर ऐसी कंडीशन है तो आप वहां ध्यान देंगे कि जो है ए और री मिलकर के अर नहीं होगा, आर हो जाएगा। तो देखो यहां पर सभी के लास्ट में ए आ रहा है और ऋण के आर में क्या गया? री। तो ए और री मिलकर के तो गुण संधि अर होती है, लेकिन आप यहाँ ये जो नियम लागू हो जाएगा, इससे ऐसे अर संधि जो अर जो शब्द है गुण संधि वाला वो नहीं करेंगे, यहां करेंगे हम आर, वृद्धि संधि। अब जैसे ही आर करना है तो सीधा सा तरीका है, क्या करना है? ए का तो कर दो आ और री को भेज दो ऊपर। जैसे ए का तो कर दिया आ और री जो है उसको ऊपर लगा दीजिए, री ऊपर हो जाएगा प्रारणम। इसी प्रकार वत्सतर वत्सत्रारणम, वत्सतरारणम, कंबल तो कंबला ऊपर रहे, कंबलारणम, वसनारणम, वसनारणम, दशारण है या दशारणम, इसी प्रकार ऋणारणम, ऋणारणम, ऐसे। अब देखो सूत्र में भी तो वसनारण लिखा हुआ है, इसका मतलब वसन के बाद में ऋण है तभी तो वसनारण बना, तो वसन के बाद ऋण आ गया तो भी वसनारण। तो प्र के बाद ऋण, प्र वत्सतर कंबल वसन 10 ऋण, इनके बाद में ऋण आ जाए तो आप वृद्धि संधि करेंगे। और ये जो उदाहरण है ना, ये भी किसके अपवाद हैं? गुण, गुण, गुण अपवाद, ये भी गुण संधि के अपवाद हैं, ये ध्यान रखेंगे। ये जो छठा विशेष नियम, उदाहरण ध्यान रख लेना अलग से। सातवां जो विशेष नियम है उसकी चर्चा करते हैं।
रीते च तृतीया समासे। रीते च तृतीया समासे, इसका अर्थ क्या है? पहले अर्थ समझ लीजिए, उदाहरण भी ले लेंगे। ए या आ के बाद रित, ए या आ के बाद रित विद्यमान हो, ए या आ के बाद रित विद्यमान हो तथा तृतीया विभक्ति के साथ समास का भाव हो, समास का भाव हो तो वृद्धि संधि मानी जाती है। ये इसका अर्थ है। ए या आ के बाद रित शब्द विद्यमान हो और तृतीया विभक्ति के साथ समास का भाव हो तो वृद्धि संधि मान जाती है। तृतीया विभक्ति के साथ समास का भाव का मतलब है, तृतीया विभक्ति मतलब करण कारक होता है और तृतीया विभक्ति के साथ से द्वारा चिन्ह का प्रयोग होता है। इसलिए जहां से अथवा द्वारा चिन्ह निकलता है ना, से द्वारा चिन्ह जहां निकलता है वहां तृतीया विभक्ति होती है। उदाहरण के द्वारा ऐसे, जिसका उसका उदाहरण आप ये याद रख लेना, सुख धन रीत है, एक उदाहरण। दुख धन रीत है, दो उदाहरण। क्षुधा, क्षुधा का मतलब है भूख, क्षुधा धन रीत है। इसी प्रकार तृषा, तृषा का मतलब है प्यास, तृषा धन रीत है। ठीक है ना। तो ये जो उदाहरण आ रहे हैं इनको ध्यान रख लेना आप। इनके देखो, ए या आ के बाद में री आ गया और ए या आ के बाद में री है तो आप यहां पर वृद्धि संधि करेंगे और वृद्धि संधि के अनुसार रूप बन जाएगा सुखार्त है। सुखार्त है तो यहां बन जाएगा दुखार्त है, यहां बन जाएगा क्षुधार्त है, यहां बन जाएगा तृषार्त है। क्यों? क्योंकि इसका समास विग्रह जो है, इन पदों का समास विग्रह जो है वो तृतीया विभक्ति के साथ होता है। जैसे सुखेन रीत है, दुखेन रीत है, क्षुधया रीत है, तृषया रीत है। ये जो हैं इस रूप में आप ध्यान रखेंगे। ये सारे के सारे जो हैं वे हैं गुण अपवाद। ये गुण अपवाद है, सीधा सा बात है। एक बात और समझ लेना, देखो मैं एक तरीका बता दूं, ट्रिक से भी याद रख लो भाई। आपके अपठित गद्यांश या अपठित पद्यांश आना है, श्लोक आना है, पैराग्राफ आना है, तो उसमें संधि की हुए शब्द आएंगे ना, तो सीधा सा याद रखें। अब देखो ऐसे शब्द वहां आएंगे, फिर आपको या तो विच्छेद पूछेगा या संधि का नाम पूछेगा, तो फिर क्या करोगे? जैसे शब्द आ गया सुखार्त, तो बोलोगे कि सुखार्त, तो आर की तो नहीं आ रही है ना, तो सीधा सा याद को आर बोले तब तो वृद्धि संधि करेंगे, आर के साथ तो वृद्धि संधि। और यदि अर बुल जाए, अर की ध्वनि आ रही है तो गुण संधि कर दो। जैसे उदाहरण, एक उदाहरण दे रहा हूं, परम धन रीत है, और यहां जो रूप बनेगा वो ये बनेगा परमर्त है। परम धन रीत है, परमर्त है, परम है च असौ रीत है। अब बताओ यहां पर देखिए, सुखेन जो है उसमें तृतीया विभक्ति है, दुखेन में तृतीया है, क्षुध या तृषया इनमें द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति है सॉरी, और परमह में यहाँ प्रथमा विभक्ति है, तो तृतीया के साथ नहीं है, तो ये तो प्रथमा के साथ है, और प्रथमा के साथ है तो वृद्धि संधि नहीं हुई, गुण संधि है। तो आप ये ध्यान रखना, यहाँ पर
ये जो मैं उदाहरण आपको लिखा रहा हूं, इस उदाहरण में ध्यान देना, आप संधि जो करेंगे वह संधि कौन सी संधि करनी है, यहां गुण संधि करेंगे। ये गुण संधि का उदाहरण है, गुण संधि। अब मैं समझाना ये चाह रहा था आपको, अगर कंफ्यूज हो गए तो वापस से समझ लेंगे। सर आर करें अर, तो देखो आर की ध्वनि आए तब तो वृद्धि बता दो, और परमर्थ में अर बोल रहा है ना, अर की ध्वनि आए और गुण संधि बता दो। ये आपके गुण संधि आदि के जो अपवाद हैं जिनमें वृद्धि संधि मानी जाती है, ये विशेष नियमों से। ठीक है, तो इस क्लास में अपन ने जो स्वर संधि का भेद था, वृद्धि संधि, उसकी चर्चा की है। आगे के जो भेद हैं उनकी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। जय हिंद, जय भारत।